नमस्कार, आपण पाहतात खेड टाइम्स. आजच्या बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत. केंद्र सरकारने लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर देशभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी भरीव अशी तरतूद केल्या नसल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान शुक्रवारी शिरूरचे खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर भाष्य करताना शेतकऱ्यांच्या व्यथा लोकसभेत मांडल्या. कांदा निर्यात बंदी, सोयाबीन पिकाचा भाव, बिबट्या प्रवण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा त्यांनी यावेळी मांडल्या. नुकत्याच झालेल्या प्रभू श्रीराम आणि अयोध्येच्या मुद्द्याचा संदर्भ देत कवितेच्या माध्यमातून खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी सरकारवर परखड टीका केली. हे सगळं आपण पाहणार आहोतच आजच्या स्पेशल रिपोर्टमध्ये. त्यापूर्वी आजच्या हेडलाईन्स. आता डॉक्टर अमोल कोल्हे संसदेत गरजले. सरकारच्या प्रगती पुस्तकावर ठेवले प्रश्नचिन्ह. राम मंदिरावर कविता करत सोडले सरकारवर टीकास्त्र. श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याअंतर्गत 9 कोटींचा निधी वितरणाबाबत शासन निर्णय. प्रवेशद्वार आणि पायरी मार्गासाठी 4 कोटी, अन्य ज्योतिर्लिंगाच्या धर्तीवर 100 कोटींचा दगडी मंडप होणार. चाकणकरांची ताण भागविणारा योजना मंजूर. पाणी योजनेसाठी 160 कोटी रुपये मिळणार. मुख्यमंत्र्यांनी दिला पाणी पुरवठा योजनेचा शासन निर्णय. आता पाहूया सविस्तर वृत्त. श्री क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत 2023-24 आर्थिक वर्षासाठी विकास आराखड्यातील मंजूर कामांसाठी 9 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. श्री क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील 148.37 कोटींच्या कामांना 28 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाने मंजुरी करण्यात आली आहे. श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याअंतर्गत 200 मीटर रुंदीचे प्रवेशद्वार आणि सध्याच्या अस्तित्वातील 5 मीटरचा पायरी मार्ग आहे. हा मार्ग आता 8 मीटरचा होणार आहे. या मार्गाचे रुंदीकरण आणि नवीन आरसीसी कामांसाठी 4 कोटींचा निधी वितरित होणार आहे. याशिवाय भीमाशंकर ते मंचर हा दुसऱ्या टप्प्यातील कॉन्क्रीट रस्ता तयार करण्यासाठी 2 कोटी आणि सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या मंडपाच्या जागी पुरातन मंदिराशी सुसंगत अन्य ज्योतिर्लिंगांप्रमाणे नवीन दगडी मंडप पारंपरिक पद्धतीने बांधण्यासाठी 1 कोटींचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. याशिवाय श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर परिसरातील उर्वरित स्मारकांची दुरुस्ती, विकास कामे आणि मंदिर परिसरातील अन्य पायाभूत सुविधांसाठी 1.5 कोटी मिळणार आहेत, असा शासन निर्णय राज्य शासनाने प्रसिद्ध केला. चाकण शहराची ताण भागवणारी पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. या योजनेसाठी 160 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मान्यतेमुळे या योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या योजनेसाठी शासन निर्णय जाहीर होऊन 160 कोटी रुपयांची चाकण शहराची पाणी योजना मंजूर झाली आहे. माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी गेले 2 वर्ष या योजनेसाठी पाठपुरावा केला होता. चाकणकरांसाठी ही योजना महत्त्वाची असून 2050 सालापर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन ही योजना मार्गी लावण्यात आली असल्याची माहिती माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली. आठवड्यात जर तुम्ही आळंदी शहराचा प्रवास करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. आळंदी शहरामध्ये परमपूज्य स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांच्या 75व्या जन्म महोत्सवानिमित्त 4 ते 11 फेब्रुवारी दरम्यान गीता भक्ती अमृत महोत्सव या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमासाठी असंख्य भाविक उपस्थित राहणार आहेत. या आठवड्याभरात आळंदी परिसरात रहदारीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार वाहतूक पोलीस विभागाने योग्य ती पावले उचलली आहेत. पुढील आठवड्याभरासाठी आळंदी परिसरातील वाहतुकीमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. परिसरातील वाहतूक सुरक्षा आणि सुव्यवस्था यांचा विचार करून हे बदल करण्यात आले असल्याची माहिती पिंपरी चिंचवड वाहतूक पोलीस शाखेचे पोलीस उपायुक्त विवेक पाटील यांनी दिली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आपल्या मतदान कार्डातील दुरुस्ती तसेच नवीन मतदारांची नाव नोंदणी या सगळ्याच प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. आळंदी विधानसभा मतदारसंघातील नव्याने मतदार तयार झालेली अंतिम मतदार यादी नुकतीच प्रसिद्ध झाली. खेड आळंदी विधानसभा मतदारसंघात एकूण 3,45,035 मतदार आहेत. यामध्ये 1,69,000 पुरुष तर 1,54,301 महिला आणि 7 तृतीयपंथीय मतदारांची संख्या आहे. आता वळूया आपल्या आजच्या स्पेशल रिपोर्टकडे. सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर टीकेची झोड उठत असतानाच शिरूरचे खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी सरकारवर मार्मिक टिप्पणी करत सरकारच्या प्रगती पुस्तकावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर भाष्य करताना त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा पाडाच वाचून दाखवला. शेतकऱ्यांना देशाचा स्तंभ मानणाऱ्या सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीच्या धोरणावर त्यांनी जोरदार टीका केली. या धोरणामुळे सरकार पाकिस्तानच्या शेतकऱ्यांचं भलं करतंय असा गंभीर आरोप कोल्हे यांनी यावेळी केला. महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात की और विकसित भारत के जो 4 स्तंभ है उन्होंने किसानों का जिक्र भी किया। लेकिन वास्तविकता यह है अध्यक्ष महोदय, पिछले 35-40 दिनों से अनियन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग चुकी है
और अनियन एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगने की वजह से, प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगने की वजह से मेरे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों का 2000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। और इस पाबंदी की वजह से भला हो रहा है पाकिस्तान के किसानों का, क्योंकि मिडिल ईस्ट का मार्केट हो, यूरोप का मार्केट हो, यह पूरा पाकिस्तान अनियन ग्रोअर फार्मर्स के हाथ में चला गया है और पाकिस्तान के किसानों को उनके प्याज का दाम मिल रहा है, लेकिन मेरे किसान को अपना प्याज 8 से 10 रुपए किलो के दाम में बेचना पड़ रहा है। हमने सरकार से सुना था कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, ये तो इस निर्णय की वजह से पाकिस्तान के किसानों को भला हो रहा है, कमर मेरे किसानों की टूट रही है। यहां पे महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों की आय दुगनी होने की बात की। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि 2013 में डीएपी की एक बैग थी, उसकी कीमत थी 560 रुपए। 2024 में डीएपी की बैग की कीमत है 1100 रुपए। जो लागत की मजदूरी थी प्याज के लिए, उसकी कीमत थी 5000 रुपए, आज लागत की मजदूरी जाती है 11000 रुपए। आज 2013 में प्याज बिक रहा था 20 रुपए किलो में, आज प्याज बिक रहा है 8 से 10 रुपए किलो में। 2013 में सोयाबीन बिक रहा था 6000 रुपए क्विंटल के दरों में, आज सोयाबीन बिक रहा है 4500 रुपए क्विंटल के दरों में। तो किसान की आय दुगनी हुई या दो गुने से ज्यादा घट गई है? जब हम विकसित भारत का एक स्तंभ किसानों को मानते हैं, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जब विकसित भारत की यात्रा होती है, दिल्ली में ठंड बहुत है, किसी को बताना नहीं पड़ता, ठंड बहुत है, हम महसूस करते हैं ठंड बहुत है। तो जब विकसित भारत है तो ये बताना क्यों पड़ता है? मेरा किसान ये महसूस क्यों नहीं कर पाता कि ये विकसित भारत है, मेरी आय दुगनी हुई है? और ये मेरी दरख्वास्त है कि किसानों के बारे में गंभीरता पूर्वक ये विचार किया जाए, क्योंकि अगर उगाने वाला उगाएगा नहीं तो खाने वाला खाएगा क्या, ये सवाल बनता है। अंत में यावेळी बोलताना खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी शिरूर मतदारसंघातील बिबट पुरवण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा संसदेत मांडल्या। दिवसा 3 फेज लाईट नाही, तसेच रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या बिबट्याच्या हल्ल्यामुळे भयग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी यावेळी कोल्हे यांनी मांडल्या। देशवासियों की परिस्थिति क्या है? हर देशवासी चाहता है अध्यक्ष महोदय कि वो एक भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करे, लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति नहीं है। नेशनल वाइल्ड लाइफ सर्वे का अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार मेरे चुनाव क्षेत्र में 400 से 500 लेपर्ड्स का अधिवास है। और मेरे चुनाव क्षेत्र में दिन में 3 फेज लाइट नहीं होती, इसलिए रात में खेत को पानी देने के लिए जाना पड़ता है और आए दिन किसी न किसी पर लेपर्ड का हमला होता है। आज तक 18,000 मवेशियों का नुकसान हुआ है। 20 से 25 लोगों ने पिछले साल में अपनी जान गंवाई है। और अभी जुन्नर फॉरेस्ट विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जो इकलौता सोल्यूशन है वो लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल का सोल्यूशन है। और इसके लिए मैं नियमित तरीके से मंत्रालय से भी गुजारिश कर रहा हूं, और मेरी ये गुजारिश है कि मंत्रालय इस पर संज्ञान ले और लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल करे और मेरे चुनाव क्षेत्र में दिन में 3 फेज लाइट देने का निर्देश राज्य सरकार को पारित करे। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में गरीबों के लिए मकान की बात की, जो निश्चित ही सराहनीय है। लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हैं, वो रहते तो पक्के घरों में हैं, लेकिन उनके घर अनऑथोराइज करार दिए जा रहे हैं। और वजह है दिघी एम्यूनिशन डेपो की वजह से लगा हुआ रेड झोन। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कानूनों में सुधार की बात की। नुकत्याच अयोध्येतील राम मंदिरात झालेल्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा संदर्भ देत त्यावर कविता सादर करत डॉक्टर कोल्हे यांनी सरकारच्या प्रगती पुस्तकाची चिरफाड करून टाकली। अध्यक्ष महोदय, जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। तो चल पड़े अयोध्या की ओर, राम लल्ला की दर्शन की आस लगाए। चल पड़े अयोध्या की ओर, राम लल्ला के दर्शन की आस लगाए। जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गए। वो 3 मंजिले, 400 खंबे, 32 सीढ़ियां, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। राम लल्ला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुंबकता, चौथी पर सेंट्रल एजेंसीज की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था।
हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। कहीं 15 लाख का जुमला, कहीं किसानों का आक्रोश था, कहीं महिला कुश्तीगिरों की वेदना थी, कहीं सालाना 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, कहीं बढ़ती सांप्रदायिकता थी, तो कहीं चुनिंदा पूंजीपतियों पर मेहरबान हमारी सरकार का चेहरा था। इस वास्तविकता ने झंझोड़ने के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए। होश तो तब संभाला जब रामलल्ला के दर्शन हुए। हमें नतमस्तक देख रामलल्ला मुस्कुराते हुए बोले, मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। जितना इस मंदिर में हूं, उतना ही तुम्हारे मन में रहूंगा। लेकिन याद रखना हमेशा, मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था, तुम कलयुग में जीते हो जहां संविधान ने गणराज जलाया है। धर्म समाज का किनारा जरूर है, लेकिन देश एक बहती धारा है। किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवाह अड़ जाता है, प्रगति के पथ से हट जाता है। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। आता वेळ झाली आहे इथंच थांबण्याची. पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात. तोपर्यंत धन्यवाद.